किसी के भी मन की बात जानने के 3 तरीके होते हैं। ये 3 तरीके बड़े आसान हैं। यदि आप इन 3 तरीकों को सही तरीके से समझ लेते हो तो आप किसी के भी मन की बात जान सकते हो। तो आइए जानते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से, जो कि एक बौद्ध भिक्षु की कहानी है। इससे आप समझ जाएंगे कि दूसरों के मन की बात कैसे जानो। एक बार की बात है, एक गांव में 2 भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था और छोटे भाई ने एक दिन सोचा कि खेत में बहुत ज़्यादा जानवर आते हैं और फसल को नुकसान कर देते हैं। बड़ा भाई अंधा है, गांव में भी बैठा रहता है। वो एक छोटी सी झोंपड़ी बनाता है और अपने अंधे भाई को खेत में ही बिठा देता है और कहता है कि यदि कोई जानवर की आहट आए तो वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देना, ताकि वो जानवर हमारे खेत से भाग जाए और हमारी फसल को कम नुकसान होगा। तो वो बड़ा भाई अपने छोटे भाई की बात मानकर वहीं खेत में रहना शुरू कर देता है। वहाँ रहते उसको काफ़ी दिन हो गए। एक दिन उसके खेत में एक हिरण भागता हुआ आया और वो खेत की बाड़ को तोड़कर वहाँ से भाग गया। तभी उसका पीछा करते करते एक राजा आया और वो राजा उस अंधे आदमी से पूछता है कि भाई, मैं एक जानवर का पीछा कर रहा था, क्या तुमने किसी जानवर को देखा है? उसने कहा कि राजा साहब, मैं तो आंखों से अंधा हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। वो जानवर जो भागा है वो आपके लायक नहीं है, आप उसका पीछा मत करो। राजा ये सुनकर बड़ा हैरान हुआ कि ये तो अंधा आदमी है और ये भला मुझे कैसे बता सकता है कि वो जानवर मेरे लायक नहीं है। राजा ने पूछा, क्यों भाई, क्या बात हुई? तुमने ऐसा क्या देख लिया उस जानवर में कि वो जानवर मेरे लायक नहीं है, मेरे शिकार के लायक नहीं है? तभी वो अंधा आदमी कहता है कि राजा साहब, वो हिरन नहीं है, वो हिरनी है और वो गर्भवती है, और गर्भवती हिरनी का शिकार कभी कोई राजा नहीं करता है, इसलिए वो आपके लायक नहीं है। अब वो राजा और हैरान हो गया। राजा ने सोचा कि ये तो अंधा आदमी है, इसको भला कैसे पता चल गया कि वो गर्भवती है। राजा ने उस अंधे आदमी को कुछ भी नहीं कहा और अपने सेनापति को कहा कि किसी भी हालत में जो हिरन भागा है उसको पकड़ना होगा, और वो भी जिंदा, क्योंकि मुझे पता लगाना है कि वो गर्भवती है या नहीं। क्योंकि ये अंधा आदमी बड़े विश्वास के साथ ये बात कह रहा है कि वो एक गर्भवती हिरनी थी और वो हमारा शिकार नहीं है। क्योंकि यदि ये सच है तो वो हमारा शिकार नहीं है, क्योंकि हम तो हिरन का पीछा कर रहे थे। तभी वो सेनापति वहाँ से जाता है और उस हिरनी का पता लगाता है। थोड़ी देर बाद जब सेनापति वापस आता है तो वो राजा से कहता है कि राजा साहब, बात बिल्कुल सही है, वो हिरनी ही है और वो गर्भवती थी। अब राजा ने सोचा कि भला इस अंधे आदमी को कैसे पता चला कि वो गर्भवती थी और वो हिरनी थी, और यदि कोई आदमी अंधा भी नहीं होता है तो भी उसको कैसे पता चल जाता है कि हिरनी गर्भवती है? ये तो बड़ा पारकी है। अब मुझे इस बात को तो जानना ही होगा कि इस आदमी ने आखिर कैसे पता लगाया। तभी वो राजा उस अंधे आदमी के पास जाता है और कहता है कि भाई, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि तुमको कैसे पता चला कि वो गर्भवती है? क्योंकि तुम तो अंधे हो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता चलेगा कि कोई जानवर तुम्हारे खेत में आया है, वो हिरन है या कोई दूसरा जानवर, लेकिन तुमने तो ये भी पता कर दिया कि वो हिरनी है और वो गर्भवती है। तुमको कैसे पता चला? तभी वो अंधा आदमी कहता है, राजा साहब, जब आप उस हिरन का पीछा कर रहे थे तो वो भागती हुई मेरे खेत में आई। मेरे खेत को जो बाड़ लगी थी वो इतनी ऊंची नहीं है, बहुत छोटी है। यदि कोई हिरन होता तो वो उसको फांद कर चला जाता, लेकिन ये जो वो बाड़ को तोड़कर भागी, क्योंकि यदि वो कूद कर जाती तो उसके बच्चे को या उसको नुकसान हो सकता था, और इसी बात पर मैंने पता लगा लिया कि वो गर्भवती थी, इसलिए वो बाल तोड़कर वहां से निकल गई। तभी राजा को समझ आया कि ये आदमी भले ही अंधा है, लेकिन ये तो बड़ा ज्ञानी है, इस आदमी से कुछ काम निकलवाना चाहिए। तभी वो राजा वहां से अपने नगर चला जाता है। 2-4 दिन निकलने के बाद वो अपने सेनापति को भेजता है कि उस आदमी को अपने साथ लेकर आओ। तब वो आ जाता है और उस अंधे आदमी को राजा के राजमहल चलने के लिए कहता है। अंधे आदमी को पता था कि राजा जरूर कुछ ना कुछ ऐसा काम मुझे देगा, इसीलिए उसको महल चलना ही था। वो अंधा आदमी और सेनापति दोनों राजा के महल चल दिए। जब वो महल गया तो महल जाते ही
राजा साहब ने एक सवाल पूछा कि आप तो बड़े ही ज्ञानी हैं और बड़े पारखी हैं, आपको किसी भी बात का पता लगाने से ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आप मुझे ये बताओ कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। तभी वो अंधा आदमी कहता है कि राजा साहब जाने दीजिए, इन बातों पर कुछ भी नहीं रखा। आपकी शादी को इतने साल हो गए और अब आपको इस बात को जानना है। और राजा ने कहा, नहीं, मुझे इस बात को जानना है और तुम मुझे बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। अब वो अंधा आदमी कहता है, राजा साहब ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना होगा, आपकी पत्नी को मेरे साथ मेरे कमरे में अकेले छोड़ना होगा। तभी वो राजा इस बात पर हामी भर लेता है और अपनी पत्नी को और उस अंधे आदमी को एक कमरे में छोड़ देता है। तभी वो अंधा आदमी राजा की पत्नी को कहता है कि आप मेरी एक उंगली को पकड़िए। इस बात पर वो रानी बहुत गुस्सा हो गई और उस अंधे आदमी को पकड़ पकड़ कर पीटने लगी, कभी हाथों से, कभी लातों से, तो कभी उल्टा पटक पटक कर उस अंधे आदमी को उस राजा साहब की रानी ने पीटा। उसके बाद वो अंधा आदमी जैसे तैसे वहां से छुड़ाकर भाग गया और भागकर राजा के पास पहुंचा और कहा कि राजा साहब, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। इस बात पर राजा बहुत हैरान हुआ और राजा अपनी तलवार निकालता है और सीधा अपनी रानी के पास जाता है और कहता है कि रानी, मैं तुमसे जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका सच सच जवाब देना, और यदि तुमने झूठ कहा तो मैं तेरा अभी सर कलम कर दूंगा। और वो राजा पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम पतिव्रता हो या नहीं। तभी वो रानी कहती है कि राजा साहब, भले ही मुझे मार देना, लेकिन मैं नहीं हूँ। अब राजा अपने मन में एक तरफ से खुश भी हुआ कि जो अंधे आदमी ने कहा वो बात सत्य निकली, और वो राजा उस अंधे आदमी के पास आता है और आकर उस अंधे आदमी से पूछता है कि भाई, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है। तभी वो अंधा आदमी कहता है कि देखिए राजा, मैंने आपकी पत्नी को सिर्फ इतना सा कहा कि आप मेरी एक उंगली पकड़ लीजिए, और इस बात पर आपकी पत्नी इतनी गुस्सा हो गई कि मुझे लात घूंसों से पीटा। अब जरा आप सोचिए, मैंने तो सिर्फ उंगली पकड़ने के लिए कहा था, भला कोई औरत पराये मर्द को कैसे छू सकती है। और इसी के चलते उन्होंने मुझे पीटा, लेकिन जब उन्होंने मुझे पीटा तो हाथ पैर सब कुछ मेरे ऊपर लगा दिए, तो वो भी तो एक छूना ही हुआ, क्योंकि पतिव्रता नारी कभी भी पराये मर्द को छुएगी नहीं। और यदि मैंने उंगली पकड़ने के लिए कहा तो आपकी पत्नी को मना कर देना था, लेकिन उन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया और मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब आप ही बताइए कि वो नारी कैसे पतिव्रता हो सकती है। उसके बाद राजा ने कहा कि तुम सच में ही बहुत ज्ञानी आदमी हो। उसके बाद राजा कहता है कि मेरा एक लास्ट सवाल का जवाब और दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा। और वो राजा कहता है कि मुझे ये बताओ कि क्या मैं सच में अपने पिताजी का बेटा हूँ या फिर किसी और का। वो आदमी कहता है, राजा साहब, इस बात से आपको क्या लेना देना, आप किसी की भी औलाद हो, लेकिन हो तो इस नगर के राजा। राजा ने कहा, नहीं, पूरी जिंदगी मेरे दिल के अंदर ये बात अटके रहेगी, इसलिए मुझे इसका जवाब दे दो, उसके बाद तुम भले चले जाना। उसके बाद वो अंधा आदमी कहता है, राजा साहब, उसके लिए तो मुझे आपकी माँ के पास भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको उसका जवाब यहीं पर दे दूंगा, बस आप वादा करो कि आप गुस्सा नहीं करोगे। राजा ने कहा, नहीं, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, जो भी सही बात हो वो तुम मुझे बताओ। उसके बाद वो अंधा आदमी कहता है, राजा साहब, आप हो तो अपने पिता की ही औलाद, लेकिन आपके ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। उसके बाद राजा और गुस्सा हो गया और तलवार निकालकर अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि माँ, जो भी बात हो मुझे सच सच बताना, और यदि सच नहीं बताया तो मैं आपके सामने यहीं पर आत्महत्या कर लूंगा। मुझे ये बताओ कि क्या मैं सच में अपने पिता का पुत्र हूँ। उसके बाद वो माँ कहती है कि बेटा, तू है तो अपने पिता का ही पुत्र, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। मैं एक बार नहाने के बाद अपना मुंह कांच में देख रही थी, तभी मुझे कांच के अंदर से पीछे एक कंजूस नजर आ जाता है और उसी की छाया तुम्हारे ऊपर पड़ गई। उसके बाद वो राजा अंधे आदमी के पास आता है और कहता है कि मुझे इस बात का जवाब दो कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे ऊपर एक कंजूस आदमी की छाया पड़ी हुई है। तभी वो अंधा आदमी कहता है कि राजा साहब, आपने मुझसे 2 सवालों के जवाब ले लिए और उन सब का जवाब मैंने आपको बड़ी सरल तरीके से दिया। अब तक कोई दूसरा राजा होता तो मुझे बहुत सारा धन दे देता, और आपने मुझे अभी तक फूटी कौड़ी भी नहीं दी, और इसी बात पर मैंने पता लगा लिया कि आप बहुत कंजूस हो। तभी वो राजा मुस्कुराने लगता है और कहता है कि आप जो भी मांगोगे
वो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि कोई बात सही है या गलत है? तुम किसी भी सवाल का जवाब कैसे ढूंढ लेते हो? तभी वो अंधा आदमी कहता है, राजा साहब, मैं तो वैसे ही अंधा हूँ। यदि मेरी आंखें होती तो मैं किसी के भी मन की बात जान सकता हूँ। मन की भी एक भाषा होती है, लेकिन उसको आदमी के शरीर से देखा जाता है कि आदमी अपने शरीर से, अपनी आंखों से, अपने होंठों से, अपनी जीभ से कैसे रहता है, क्या करता है। उसके आधार पर हम किसी के भी मन की बात जान सकते हैं। लेकिन मैं ये सब नहीं देख सकता, इसलिए मैं क्रिया से देखता हूँ। यदि मुझे कोई बात जाननी हो तो अगले आदमी को कुछ काम देना पड़ता है, और वो आदमी कैसे काम करता है, किस तरीके से करता है, उसके आधार पर मैं उसका पता लगा लेता हूँ कि उस आदमी के मन में क्या चल रहा है। उसके बाद वो अंधा आदमी राजा साहब को कहता है कि राजा साहब, किसी के भी आदमी के मन की बात जानने से पहले हमें अपने ऊपर काम करना होगा, और वो काम है अपने मन को शांत करना, अपने मन को वर्तमान में लाना पड़ेगा। 3 जो तरीके हैं वो तरीके बहुत ही आसान हैं, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा जो काम है वो हमारे मन को एकाग्र करना होता है। हम अपने मन को एकाग्र कर देते हैं या फिर उसको वर्तमान में ले जाते हैं, तो उसके बाद ही हम अगले के मन की बात जान पाते हैं। क्योंकि अगला जो आदमी है वो अपने मन में वर्तमान में सोच रहा है, और हमें भी अपने मन को वर्तमान में लाना होगा, तभी हम उसके मन की बात जान पाते हैं। यदि हम अतीत में हुई घटनाओं के बारे में सोच रहे होते हैं तो वो जो अगला आदमी वर्तमान में सोच रहा है, वर्तमान में अपने मन में बात कर रहा है, वो हम कैसे जानेंगे? तो किसी के भी मन की बात जानने से पहले हमें हमारे मन को एकाग्र करना होगा और वर्तमान में लाना होगा। उसके बाद ही हम ये 3 तरीके जो बताने वाला हूँ, उन 3 तरीकों से बड़ी आसानी से किसी के भी मन की बात जान सकते हैं। उसके बाद वो अंधा आदमी कहता है, राजा साहब, उसमें से पहला तरीका है आंखों पर ध्यान देना। किसी भी व्यक्ति से बात करते समय उसकी आंखों में ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है। आंखें बोलती नहीं पर बहुत कुछ कह जाती हैं। यदि हम किसी व्यक्ति की आंखों के इशारों को समझना सीख जाएं, तो हम जान पाएंगे कि व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे पास तो वहाँ क्या नहीं है, लेकिन मैंने अपने गुरु से ये विद्या सीख रखी है। बहुत सालों पहले मेरे पास आंखें थी। उस दिन मैं लोगों के मन की बात अपनी आंखों से ही जान पाता था। आपको किसी के आदमी की आंखों के अंदर बहुत सी बातों को गौर करना होगा, जैसे कि वो कैसे आकर आपसे बात कर रहा है, वो किधर देख रहा है। यदि उसकी आंखें इधर उधर घूम रही हैं, जैसे कि जब आप बात कर रहे हो, तो वो आंखों को किस तरफ मोड़ रहा है, ऊपर मोड़ रहा है, नीचे मोड़ रहा है, या आसपास में मोड़ रहा है, या उसकी आंखें खुश नजर आ रही है, या फिर उसकी आंखें निराश नजर आ रही हैं। जैसे कि एक चोर होता है, उसकी आंखों में जब हम देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि अगले आदमी ने कोई गलती की है। उसी तरीके से जैसे कुछ चालाक आदमी होते हैं, उसकी आंखें अलग तरीके की होती हैं। जब आप किसी की आंखों में देखना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी आंखों की एक भाषा होती है। जैसे कि एक आसान सा तरीका है, यदि किसी आदमी को ये पता लगाना है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है या नहीं, तो उसकी आंखों पर ध्यान देना। यदि वो ऊपर साइड में देख रहा है, अपनी आंखों को यदि माथे की तरफ ऊपर ले जा रहा है, तो कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढ रहा है जिससे कि वो हमसे झूठ बोल सके। और एक तरीका और होता है, हम अगले आदमी को पूछ रहे हैं कि किसी बात पर, और यदि वो झूठ बोल रहा है तो वो हमसे नजरें नहीं मिला पाएगा, वो इधर उधर देखेगा। यदि वो हमसे नजरें मिला लेगा तो उस अगले आदमी को डर रहता है कि कहीं मैं उसके अगले की आंखों में देखूंगा तो मेरी सच्चाई का पता न चल जाए। तो ऐसी कुछ और भी भाषाएं होती हैं। जब आंखों में देखना शुरू करोगे तो आपको धीरे धीरे ये बातें समझ में आने लगेगी। दूसरा तरीका है चेहरे के हाव भाव। मन की बात को समझने के लिए चेहरे के हाव भाव को समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने चेहरे से, जैसे आंख, होंठ और बहुत कुछ, यदि आप किसी व्यक्ति के चेहरे में गौर करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि व्यक्ति निराश है या उदास है या फिर खुश है। वो अपने अंदर क्या फील कर रहा है, उसका चेहरा बोलता है। चाहे इंसान जुबान से कुछ बोले या ना बोले, लेकिन उसका चेहरा सब कुछ बता देता है। जैसे कि यदि 10-15 आदमी खड़े हों और वहां पर कोई पुलिस आ जाती है, तो जो चोर होता है वो अपने आप उसके चेहरे से पता चला देते हैं कि ये चोर है। उसका चेहरा उतर जाएगा, वो निराश हो जाएगा, वो इधर उधर देखना शुरू कर देगा, उसका गला सूखना शुरू हो जाएगा और वो साफ तरीके से बोल भी नहीं पाएगा। तो ऐसे कुछ तरीके होते हैं, उनको हमें समझना होता है। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि यदि कोई आदमी हमसे झूठ बोलता है तो उसका गला सूखना शुरू हो जाता है। वो बार बार अपने गले को गीला करता रहता है, या वो पानी पीने लगे या तो झूठ बोलता है, और उसके कुछ चेहरे पर हाव भाव भी होते हैं। तो इसी तरीके से हमें आदमी के चेहरे को पढ़ना होता है कि उसकी भौहें क्या कर रही है,
उसकी आंखें क्या कर रही हैं, जब हम उससे बात कर रहे हैं। तो ये सब तरीके होते हैं। और तीसरा तरीका होता है हाथ के इशारे और बॉडी लैंग्वेज को समझें। मन की बात को समझने के लिए हाथों के इशारे और बॉडी लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है। कोई व्यक्ति जब भी बात करता है तो अपने हाथों को ज़रूर मिलाता है। हाथों के साथ साथ व्यक्ति अपने शरीर से भी इशारे करता है। हाथों और शरीर के इशारों से हम समझ सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों पर कितना ध्यान दे रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है। बॉडी लैंग्वेज को देखने के लिए उसके हाथ मटकाने, शरीर मटकाना, झुकना, बैठना और भी कई कुछ, और बार बार हाथ चेहरे पर लगाना, हाथों को एक दूसरे से मसलने, ऐसी बहुत सी क्रियाएं होती हैं। उस पर हमें ध्यान देना होता है। मन की बात को समझने के लिए हमें बॉडी लैंग्वेज को समझना पड़ता है। यदि हम इन तरीकों से, इन 3 तरीकों पर सही तरीके से ध्यान देकर ये तीनों तरीके समझ लेते हैं तो हम बहुत ही जल्दी आदमी के मन की बात समझ लेते हैं। क्योंकि आदमी के हाव भाव, जो मन की बातें होती है, वो सीधे आदमी की बॉडी पर दिखती है, आंखों में दिखती है और चेहरे पर दिखती है। उसका शरीर उस पर दिखती है। तो उससे हम समझ लेते हैं कि उस समय बॉडी लैंग्वेज की भाषा क्या होनी चाहिए। उसके बाद हम बड़ी जल्दी आदमी के मन की बात को जान सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें हमारे मन को एकाग्र करना होगा, पूरी तरीके से शांत करना होगा, उसे वर्तमान में लाना होगा। यदि हम किसी आदमी की बॉडी लैंग्वेज समझ रहे हैं और हम सोच रहे हैं या फिर अतीत में कोई घटना हुई उसके बारे में सोच रहे हैं, तो हमारा दिमाग फिर उस बॉडी लैंग्वेज को नहीं समझ पाएगा। इसलिए उसको अगर करना होगा और वर्तमान में लाना होगा, तभी हम अगले आदमी की बॉडी लैंग्वेज को सही तरीके से समझ पाते हैं। बहुत से लोग जो दूसरों के मन की बात जानते हैं वो बस यही करते हैं, अपने मन को एकाग्र करते हैं, उसके बाद अगले आदमी की आंखें, चेहरे और उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझते हैं। उसी से आदमी मन की बात बड़ी आसानी से समझ जाता है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी और ये 3 तरीके कैसे लगे, कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।